गुड इवनिंग दोस्तों। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के परीक्षावाड़ी के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का अगला वीडियो। बात करें अगर हम लोग तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है कि उत्तराखंड में फसल सघनता है। उत्तराखंड में फसल सघनता कितनी है 2015-16 के अनुसार। ये वाला पॉइंट जो ऊपर का है, शारदा नहर, क्या ये शारदा नहर बनबसा से निकली है। इसका निर्माण 1928 में कराया गया था। इससे सिंचाई की जाती है कहाँ पे? चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में। तो ये वाला पॉइंट्स इससे पहले की वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोग इससे पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो फसलोत्पादन नामक एक टॉपिक आता है। इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आएंगे उसको हमें देखना है। तो हमारा पहला जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि उत्तराखंड में फसल सघनता कितनी है, तो 155 है। उत्तराखंड में फसल सघनता कितनी है? 155 है। राज्य के मैदानी भागों की प्रमुख फसलें क्या हैं, ये आप देखिएगा। जो राज्य है उत्तराखंड राज्य के मैदानी भागों में कौन कौन सी फसलें प्रमुख हैं? तो मैदानी भागों की प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है, धान, गन्ना, उर्द, मूंग, चना, मटर, आलू आदि जो हैं ये प्रमुख फसलें हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की, लेकिन मैदानी भागों की। उत्तराखंड में मैदानी भागों की प्रमुख फसलें हैं ये कौन कौन से? गेहूं, चना, गन्ना, उर्द, मूंग, मटर, आलू, ये सारे फसल जो हैं वो राज्य के मैदानी भागों में उगने वाले फसल हैं। आगे क्या है कि राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाले जिले क्रमशः, ये क्रम जो है आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद रखिएगा कि राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाले जिले क्रमशः क्रम से दिए गए हैं। पहले है ऊधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पे हरिद्वार, तीसरे नंबर पे देहरादून और चौथे नंबर पे नैनीताल दिया गया है। तो आप इसको एक बार और से पढ़ लीजिए कि राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाले जिले कौन कौन से हैं। क्रमशः ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। 3 बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में कुछ आइडिया बना रहे इसका। तो सबसे पहले ऊधम सिंह नगर है किस चीज़ में? राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले क्रमशः इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पे ऊधम सिंह नगर, क्या है? ऊधम सिंह नगर। दूसरे नंबर पे हरिद्वार है, तीसरे नंबर पे देहरादून है और चौथे नंबर पे नैनीताल है। यहाँ अगर 4 जिलों की बात करें पीछे से तो नैनीताल आएगा। अगर घटते क्रम में बात करें तो नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। आपसे क्रम किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में। तो अगर आप एक क्रम याद रखेंगे तो उसी के आधार पे दूसरा क्रम, यदि आप बढ़ते क्रम में अगर आपको याद है तो आप पीछे से उसको कर सकते हैं घटते क्रम में, ठीक। राज्य में संचालित कुल चीनी मिलें कितनी हैं? राज्य में चीनी मिलें कितनी हैं? जो चीनी मिल होती है वो कितनी संख्या में है उत्तराखंड राज्य में? तो 10 हैं। आप याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में 10 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 2 सरकारी हैं, 4 सह सरकारी हैं, मतलब सहकारी हैं और 4 निजी हैं। 4 4 8 2 10 चीनी मिलें हैं उत्तराखंड राज्य में, ये याद रखिएगा। और 2 सरकारी चीनी मिल हैं, जबकि 4 सहकारी हैं और 4 निजी यानी प्राइवेट चीनी मिल हैं। राज्य के देहरादून में मात्र 1 चीनी मिल है, जबकि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में क्रमशः 6 और 3 हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जो देहरादून है, देहरादून में एकमात्र चीनी मिल है, मात्र 1 चीनी मिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून में कितनी चीनी मिलें हैं, तो सिर्फ 1 है। देहरादून में 1 चीनी मिल है, जबकि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में क्रमशः दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ऊधम सिंह नगर में 6 और यहाँ पे कहाँ पे हरिद्वार में 3 चीनी मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊधम सिंह नगर में ढेर सारी चीनी मिलें मिलेंगी। अब चीनी मिलें ऊधम सिंह नगर में ही क्यों मिल रही हैं? आप यहाँ पे देखिए,
राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कहाँ है? ऊधम सिंह नगर। ठीक, ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो आप देखेंगे इसीलिए तो यहाँ पे चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। तो देहरादून में कितना है? 1 है। हरिद्वार में कितना है? 3 है। आप याद रखिएगा। तो इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि राज्य के देहरादून में मात्र 1 चीनी मिल है, जबकि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में क्रमशः 6 और 3 चीनी मिलें हैं। राज्य में आलू की खेती सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? राज्य में आलू की खेती सर्वप्रथम देहरादून में शुरू की गई थी 1823 ईस्वी में। तो आलू की खेती कब शुरू की गई थी? आलू की खेती 1823 से शुरू की गई है। सबसे पहले आलू उगाया गया था राज्य में देहरादून में। उत्तराखंड राज्य में आलू सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? तो वो उगाया गया था देहरादून में। बात करें प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी मौसम में, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कब होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में खरीफ मौसम में होती हैं। तो प्रदेश में अगर बात करें मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी के मौसम में होती है। ठीक है, आलू की खेती प्रदेश में रबी के मौसम में होती है। ठीक, ये मैदानी क्षेत्रों की बात हो रही है। इतना बात अब कहाँ से? मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी के मौसम में होती है। इतना तो एक बात है कि यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की बात करें तो वहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी के फसल के समय की जाती है। रबी के फसलों के समय की जाती है, यानी कि रबी के फसल जिस मौसम में उगते हैं या जिस मौसम में रबी की खेती की जाती है, उस मौसम में आलू की भी खेती की जाती है। लेकिन कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। वहीं ये मैदानी क्षेत्रों में ऐसा होता है, मैदानी क्षेत्रों में होता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो आलू की खेती खरीफ मौसम में होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये कह रहा है कि आलू की ही खेती की बात हो रही है, अलग अलग चीज़ों की बात नहीं हो रही, सिर्फ आलू की खेती की बात हो रही है। तो आलू की खेती मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में रबी के मौसम में होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में होती है। सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य के कुल उद्यान रक्षा सचल दल, राज्य में कुल उद्यान रक्षा सचल दल कितने हैं? तो 319 हैं। एक बार फिर से, राज्य में कुल उद्यान रक्षा सचल दल कितने हैं? 319 हैं। राज्य में कुल फल संरक्षण केंद्र कितने हैं? राज्य में कुल फल संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 50 फल संरक्षण केंद्र हैं उत्तराखंड राज्य में। राज्य में कुल राजकीय नर्सरी उद्यान कितने हैं? तो 75 हैं। 75 नर्सरी उद्यान हैं राज्य में। आगे बात करें तो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, अब इसकी विशेषता कोष्टक में बताई जा रही है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन किस लिए किया गया था, तो आप बताएंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। तो 2003 में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया। ये किस लिए? ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फल किसका? कौन सा फल? शीतोष्ण फल। शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में क्रमशः 3 फल हैं। शीतोष्ण फलों की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी? शीतोष्ण फलों की। तो राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में क्रमशः 3 फल हैं। वो है नाशपाती, सेब और आलू, मतलब आड़ू। नाशपाती, सेब और आड़ू। तो प्रश्न क्या है कि राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में क्रमशः 3 फल हैं, नाशपाती, सेब और आड़ू।
आगे बात करें तो राज्य में उत्पादित समशीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में क्रमशः 4 फल हैं। आम, नींबू वर्गीय फल, नींबू के वर्ग के जो फल आते हैं वो, लीची और अमरूद। राज्य में सेब का पहला बाग कब लगाया गया था? राज्य में सेब का पहला बाग कब लगाया गया था? तो 1925 में हरसिल क्षेत्र में। आप याद रखिएगा, हरसिल क्षेत्र में राज्य में पहला सेब का बाग लगाया गया था, वो भी 1925 ईस्वी में। आगे बात करें तो राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है केवल हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में सेब का उत्पादन कहाँ पे नहीं होता है? तो आप बताएंगे कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में सेब का उत्पादन हरिद्वार और ऊधम सिंह में नहीं होता है, ऊधम सिंह नगर में नहीं होता है। अगर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जिलों में सेब का उत्पादन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा कि राज्य में सेब का उत्पादन नहीं होता है केवल हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में, बाकी हर जगह सेब का उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसको भी आप याद रखेंगे, हरसिल क्षेत्र और उत्तरकाशी। हरसिल क्षेत्र और उत्तरकाशी, चूँकि हरसिल क्षेत्र में अभी आपने देखा कि पहली बार 1925 में सेब के बागान यहीं पे लगाए गए थे। तो राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन कहाँ हो रहा है? हरसिल क्षेत्र में और उत्तरकाशी क्षेत्र में हो रहा है। राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादक जिला कौन सा है? उत्पादक जिला, हरसिल क्षेत्र तो ये जिला नहीं है, हरसिल क्षेत्र जिला नहीं है, जिले की बात हो रही है इस पॉइंट्स में। दूसरे पॉइंट्स में, इस पॉइंट्स में जिले की बात हो रही है, तो वो जिला की बात करें तो उत्तरकाशी है। हरसिल क्षेत्र आप देखिएगा कि कोई जिला नहीं है उत्तराखंड में, ये क्षेत्र है। तो पहले पॉइंट्स में बात कर रहा है कि राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो हरसिल क्षेत्र और उत्तरकाशी दोनों हैं। अगर जिला की बात करें तो जिला में उत्तरकाशी आ जाएगा, क्योंकि हरसिल क्षेत्र कोई जिला नहीं है। राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है हिमाचली और उत्तराखंडी ब्रांड नाम से। हिमाचली और उत्तराखंडी ब्रांड के नाम से अन्य राज्यों में इन सेबों को बेचा जाता है, जो कि उत्तराखंड से निकलते हैं। सेब उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तृतीय स्थान है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाद। इसको भी आप याद रखेंगे, इस पॉइंट्स को भी याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिएगा, ये डाटा 2016-17 का है, ये डाटा अभी नए में आप देख सकते हैं, जैसे 2016-17 का डाटा है ये। आप नया डाटा 2024 का और 2023 या 24 का उठा के आप सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे कि वर्तमान में सबसे पहले नंबर पे, भारत में पहले नंबर पे सेब उत्पादन के लिए कौन सा राज्य है। लेकिन यहाँ पे 2016-17 के अनुसार बात हो रहा है कि सेब उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान तीसरा है, तीसरे स्थान पे सेब उत्पादन के दृष्टिकोण से है। पहले स्थान की बात करें तो कश्मीर है और दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है। राज्य में प्रमुख चीनी उत्पादक जिला नैनीताल है, उसके बाद क्रमशः देहरादून और हरिद्वार है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे नैनीताल है, ये पहले स्थान पे है, ये है दूसरे स्थान पे और ये तीसरे स्थान पे। तो किस चीज़ में? चीनी मतलब लीची उत्पादन में, लीची उत्पादन में पहले स्थान पे नैनीताल है, दूसरे स्थान पे देहरादून है और तीसरे स्थान पे हरिद्वार है। तो इस पॉइंट्स को फिर से आप याद कर लीजिए कि राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक राज्य की बात हो रही है, तो पहले नंबर पे नैनीताल है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में लीची उत्पादन के लिए उत्तराखंड में पहले नंबर से कौन सा जिला है, पहले नंबर पे कौन सा जिला है, तो आप बताइएगा कि नैनीताल है। यदि पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप बताएंगे देहरादून है और तीसरे नंबर पे हरिद्वार है। आप इस बात को याद रखिए। प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है। प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन कहाँ नहीं होता है? तो केवल ऊधम सिंह नगर में। केवल ऊधम सिंह नगर में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है, बाकी पूरे के पूरे राज्य में प्रत्येक जिलों में नाशपाती का उत्पादन होता है। आपसे पूछा जाए यदि कि उत्तराखंड राज्य में, उत्तरांचल राज्य में नाशपाती का उत्पादन कहाँ नहीं होता, तो ऊधम सिंह नगर में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है।
नाशपाती उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। तृतीय स्थान 2021-22 के अनुसार। अब बात करें हम लोग कि सेब उत्पादन में भी तीसरे स्थान पे है और नाशपाती उत्पादन में भी तीसरे स्थान पे है उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पे नाशपाती उत्पादन में पहले स्थान पे पंजाब है और दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर है। इसको भी याद रखेंगे आप। इस तरह से याद रखेंगे कि ये एक है, ये दूसरे स्थान पे है और ये कौन सा उत्तराखंड का स्थान, ये तीसरे स्थान पे है। उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है। तो अगर क्रमशः बात करें तो उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर इस तरह से नाशपाती उत्पादन में देश में स्थान रखते हैं। प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है। कहाँ पे? प्रदेश में अखरोट का उत्पादन कहाँ नहीं होता है? तो केवल हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है। बाकी पूरे उत्तराखंड के समस्त जिलों में इसका अखरोट का उत्पादन किया जाता है। अखरोट उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? दूसरा। देखेंगे आप कि सेब और नाशपाती में जो उत्तराखंड का स्थान है वो तीसरा है और जबकि अखरोट की बात करें तो अखरोट में इसका स्थान दूसरा है, दूसरे स्थान पे है ये, पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर है। राज्य में संतरे एवं नींबू का उत्पादन होता है। कहाँ पे? राज्य में संतरे और नींबू का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आप देखिएगा कि नैनीताल में होता है, अल्मोड़ा में होता है, देहरादून आदि जिलों में नींबू का उत्पादन होता है। तो उसको याद करते चलिए, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में संतरे एवं नींबू का उत्पादन होता है। आप देखेंगे कि जहाँ नींबू का उत्पादन होता है आम तौर पे वहाँ पे संतरे का उत्पादन हो सकता है क्योंकि एक ही प्रकार के फसल होते हैं। तो राज्य में संतरे और नींबू का उत्पादन नैनीताल में होता है, अल्मोड़ा में होता है, देहरादून में होता है। इन जिलों में नींबू और संतरे का उत्पादन बहुतायत रूप में होता है। राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं, हरिद्वार और हल्द्वानी में। तो राज्य में जो बागवानी उत्पादन है, बागवानी फसल हैं, इनके विपणन के लिए 2 थोक बाजार बनाए गए हैं, हरिद्वार और हल्द्वानी में। बात करें राज्य में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं? जड़ियाँ कौन सी हैं? तो आप याद रखिए कि राज्य में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख जड़ियों में बेलाडोना है, ये कुटकी है, अफीम भी है यहाँ पे, पाइरेथम है। ये सभी क्या हैं? ये सभी औषधीय पौधे हैं या औषधीय कृषि चीज़ हैं। जैसे बेलाडोना हो गया, ये होम्योपैथी की एक दवाई आती है वो है। ये कुटकी है, अफीम भी है, अफीम से भी दवाई बनती है। पाइरेथम है, पाइरेथम से भी दवाई बनती है, पाइरेथम से दवाई बनती है। तो ये औषधि युक्त हैं, औषधि वाली जड़ी बूटियाँ हैं ये। तो बेलाडोना, कुटकी, अफीम, पाइरेथम आदि औषधियाँ, ये औषधीय पौधे हैं, इनका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जीरेनियम नाम का सुगंधित भी उत्पादित किया जाता है। जीरेनियम नाम का सुगंधित भी उत्पादित किया जाता है। हर्ब्स आदि मसाले तथा चाय आदि पेय पौधों की भी खेती की जाती है। कहाँ पे? राज्य उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात हो रही है। अब आगे बढ़ें तो मिलता है प्रदेश में लगभग 1609 हेक्टेयर क्षेत्र पर जलबेरा के बाद कारनेशन, इसके बाद है ग्लेडियोलाई, लिलियम, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा आदि पुष्पों की खेती की जाती है। और इसमें भी सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला जो पुष्प है वो है गेंदा। तो उत्तराखंड के बारे में ये तथ्य भी आप दिमाग में बैठा के चलिएगा। इस तथ्य को भी याद रखिएगा उत्तराखंड के संदर्भ में
कि राज्य में सबसे अधिक उगाया जाने वाला जो पुष्प है वो गेंदा है। लेकिन प्रदेश में लगभग 1609 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला जो पुष्प है ये उनके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे इतने पुष्प दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? जलबेरा है, कारनेशन है, ग्लेडियोलार्ड है, लिलियम है, गेंदा है, गुलाब है, रजनीगंधा है। ये सारे पुष्प हैं, इनकी खेती की जाती है। इनमें भी बताया जा रहा है कि सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? गेंदा का होता है। तो इन फूलों के नाम एक बार और आप पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में इसका ओवरव्यू बना रहे। जलबेरा, दो दो तीन तीन बार एक एक पुष्प का नाम लीजिए ताकि दिमाग में बैठा रहे। जलबेरा, जलबेरा। कारनेशन, जलबेरा के बाद कारनेशन है, जलबेरा के बाद कारनेशन, कारनेशन, कारनेशन। कारनेशन के बाद है ग्लेडियोलाई, 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 ग्लेडियोलाई। ग्लेडियोलाई के बाद लिलियम है, लिलियम, गेंदा, 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 गुलाब, रजनीगंधा। ये सभी पुष्प जो हैं वो उगाए जाते हैं उत्तराखंड में। इसमें भी सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला पुष्प गेंदा है। वर्तमान में मशरूम उत्पादन हेतु प्रदेश में कुल उत्पादन इकाइयाँ कितनी हैं? तो लगभग 328 उत्पादन इकाइयाँ हैं जो मशरूम उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रदेश में उत्पादित मसाले कौन कौन से हैं? अगर बात करें मसालों की तो प्रदेश में उत्पादित मसाले कौन कौन से हैं? तो हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, मेथी आदि। ये सभी मसाले हैं जो उत्तराखंड में उत्पादित किए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में उत्पादित किए जाने वाले मसाले कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, मेथी आदि। एक बार और दिमाग में बैठाने के लिए इसको पढ़ लीजिए कि राज्य में उत्पादित मसाले जो हैं वो है हल्दी, हल्दी के बाद अदरक, मिर्चा, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और मेथी आदि हैं। प्रदेश में उत्पादित मसालों में सर्वाधिक उत्पादन किए जाने वाले 3 मसाले क्रमशः अदरक, हल्दी और लहसुन। उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादित जो मसाला है उसमें से सबसे पहले नंबर पे अदरक है। अदरक का उत्पादन अधिक होता है मसालों के दृष्टिकोण से, और हल्दी का उत्पादन दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे लहसुन का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न रोगों के उपचार और सुगंधित तेल बनाने में उपयोगी वन हल्दी की खेती होती है ऊंचाई वाले ज़िलों में। ऊंचाई वाले ज़िलों विभिन्न रोगों के उपचार और सुगंधित तेल बनाने में उपयोगी वन हल्दी। यहाँ पे एक वन हल्दी, हल्दी जो नॉर्मल सब्जी में डाला जाता है वो वाला नहीं, यहाँ पे एक वन हल्दी उगाई जाती है। ये विभिन्न रोगों के उपचार और सुगंधित तेल बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है उत्तराखंड में। प्रदेश में पाली हाउस व सेडनेट हाउस में खेती की जाती है फूल और सब्जी की। तो प्रदेश में एक है पाली हाउस बनाया जाता है और सेडनेट हाउस बनाया जाता है। तो इनमें फूल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में कुल 2 मेगा फूड पार्क हैं। प्रदेश में कुल 2 मेगा फूड पार्क हैं। ये एक तो पतंजलि है, दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क। पतंजलि मेगा फूड पार्क और हिमालय मेगा फूड पार्क। पतंजलि मेगा फूड पार्क जो है हरिद्वार में है। हिमालय मेगा फूड पार्क जो है काशीपुर ऊधम सिंह नगर जिले में है। तो प्रदेश में कुल 2 मेगा फूड पार्क हैं। आपसे पूछा जाए उत्तराखंड प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्क हैं तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य में 2 मेगा फूड पार्क हैं। एक तो पतंजलि मेगा फूड पार्क और दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क। पतंजलि मेगा फूड पार्क जो है हरिद्वार जिले में अवस्थित है। हिमालय मेगा फूड पार्क ऊधम सिंह नगर जिले में स्थापित है। प्रदेश में फल और सब्जियां के संरक्षण हेतु कुल 31 कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं। प्रदेश में फल और
सब्जियों के संरक्षण हेतु कुल 31 कोल्ड स्टोर। एक तरह से ये मान लीजिए कि जो जैसे अनाज उनाज रखने के लिए वो बनाया जाता है, गोदाम बनाया जाता है, इसलिए इनके उसी प्रकार से इनको रखने के लिए, इनको संरक्षित करने के, इनको बचाने के लिए फल और सब्जियों के संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं। तो ये कोल्ड स्टोर की संख्या उत्तराखंड में 31 है। उत्तराखंड में 31 कोल्ड स्टोर हैं, उनमें से ऊधम सिंह नगर में 22 हैं। 22 जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो ऊधम सिंह नगर में हैं। 2 कोल्ड स्टोरेज नैनी में हैं, 4 कोल्ड स्टोरेज हरिद्वार में हैं और 2 कोल्ड स्टोरेज देहरादून में हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में जैविक खेती के लिए, प्रदेश में जैविक खेती के लिए किसके लिए, आप इसको अंडरलाइन करिए, जैविक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए 61,543 किसानों को चयनित कर बनाए गए कितना 1241 क्लस्टर बनाया गया है। 1241 क्लस्टर किसके लिए, जैविक खेती के लिए। ये किसके लिए बनाया गया है, ये जैविक खेती के लिए बनाया गया है। तो प्रदेश में जैविक खेती के लिए 61,543 किसानों को चुन करके, उनको चयनित करके क्या बनाया गया है, 1241 क्लस्टर बनाए गए हैं। राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू कब की गई थी, तो 1830 में प्रारंभ की गई थी राज्य में चाय की खेती सबसे पहले। राज्य में चाय के बाग कहाँ कहाँ पे हैं, ये भी चीज़ महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो राज्य में चाय के बाग कहाँ कहाँ पे है, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, चंपावत में, पौड़ी में, नैनी में है। इसके अलावा चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, पिथौरा में है, टिहरी में, आदि पर्वतीय जिलों में क्या है, चाय के बाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड राज्य में चाय के बाग कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है, चंपावत में है, पौड़ी, नैनी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरा, टिहरी आदि पर्वतीय जिलों में ये पर्वतीय जिलों में चाय के बागान स्थापित किए गए हैं। राज्य के कुल 1441 हेक्टेयर चाय बागान से 586 हेक्टेयर पर होती हैं, 586 हेक्टेयर पर होती है जैविक चाय की खेती। तो कुल मिला के 1441 हेक्टेयर पर चाय की खेती होती है। इतना ये जो डाटा है ये कि राज्य में कुल 1441 हेक्टेयर पर चाय के बागान हैं, चाय की खेती होती है। उनमें से 586 हेक्टेयर पर जैविक खेती होती है। ये हमने बात किया ऊपर भी, कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे हमने बात किया था जैविक खेती की। जैविक खेती के लिए 1241 क्लस्टर बनाए गए हैं, यही जैविक खेती है। तो जैविक चाय की खेती कितने हेक्टेयर में होती है, तो 886 हेक्टेयर पर जैविक चाय की खेती होती है, जबकि कुल चाय के बागान जो हैं वो 1441 हेक्टेयर पर हैं। चाय में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टोन चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो राज्य में कहाँ के चाय बागान, राज्य में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से, इसका मतलब जब वहाँ पे ब्रिटेन का शासन था, मतलब हम लोग जब गुलाम थे, उनका यहाँ पे जब कॉलोनी था, तो राज्य में कहाँ के चाय, कहाँ के चाय, प्रश्न पे ध्यान दीजिए, राज्य में कहाँ के चाय बागान, कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टोन चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये कहाँ के बागान है, ये कौसानी के, भीमताल के, भुवाली तथा चौकड़ी के चाय बागान, इन चाय बागानों को ब्रिटिश काल से ही टी स्टोन चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो चाय बागान है यहाँ के, कहाँ के, कौसानी का चाय बागान, भीमताल का चाय बागान, भुवाली का चाय बागान तथा चौकड़ी का चाय बागान जो है वो ब्रिटिश काल से ही टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध हैं। राज्य में, अगर उत्तराखंड राज्य में कुल चाय की फैक्ट्रियों की बात करें तो 5 चाय की फैक्ट्रियां हैं, 4 सरकारी हैं और 1 प्राइवेट है।
तो राज्य में कुल चाय की फैक्ट्रियाँ कितनी हैं? 5 हैं। आपसे पूछा जा सकता है, पूछे जाने के मौके या चांसेस बने रहते हैं। राज्य में चाय की फैक्ट्रियाँ कितनी हैं? राज्य में चाय की फैक्ट्रियों की संख्या 5 हैं, जिनमें से 4 फैक्ट्रियाँ सरकारी हैं, जबकि 1 फैक्ट्री प्राइवेट या निजी फैक्ट्री है। राज्य में संचालित 4 सरकारी चाय की फैक्ट्रियां कहाँ-कहाँ पे है, ये बताना है। राज्य में संचालित 4 सरकारी चाय की फैक्ट्रियां जो हैं, वो एक तो घोड़ाखाल में है, जो कि नैनीताल ज़िले में है। घोड़ाखाल में एक तो है नौटी, जो कि चमोली ज़िले में है। एक तो है चंपावत व हरिनगरी, दोनों है, चंपावत है और हरिनगरी है। देखिए, एक पहला हो गया, एक दूसरा नौटी हो गया, तीसरा हो गया चंपावत और चौथा हो गया हरिनगरी। तो 4 जो सरकारी चाय के बागान हैं, कितने हैं? 4, 1, 2, 3 और हरिनगरी 4। तो खेड़ावाल, चौटी, चंपावत और हरिनगरी में 4 चाय की फैक्ट्रियां हैं, जो कि सरकारी हैं। अब बात करें खेड़ावाल कहाँ है, तो ये नैनी में है। नौटी कहाँ है, ये चमोली ज़िला में है। चंपावत कहाँ है, बागेश्वर ज़िला में है। हरिनगरी कहाँ है, ये भी बागेश्वर ज़िला में है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। निजी क्षेत्र में चाय उत्पादन इकाई स्थापित है। निजी क्षेत्र में चाय उत्पादन इकाई स्थापित है, कहाँ पर? कौशानी में, जो कि बागेश्वर जिला में स्थित है। राज्य में 4 सरकारी चाय की फैक्ट्रियां, राज्य में 4 सरकारी चाय फैक्ट्रियां प्रस्तावित हैं, अभी प्रस्तावित हैं, इनका प्रस्ताव रखा गया है कि होना चाहिए। कहाँ पे? धौला देवी में, डीडी हाट में, गैरसैंण और चंपावत ज़िले में ये प्रस्तावित किया गया है कि यहाँ पे चाय की फैक्ट्रियां होनी चाहिए। बात करें वर्तमान में राज्य में चाय का वार्षिक उत्पादन कितना है? लगभग 94,000 किलोग्राम है। लगभग 94,000 किलोग्राम है। वर्तमान में राज्य में चाय का वार्षिक उत्पादन 94,000 किलोग्राम है। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है उत्तराखंड टी नाम से। उत्तराखंड टी नाम से। राज्य में कुल प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं 696। राज्य में कुल प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं, कृषि से संबंधित ऋण समितियां कितनी हैं? वो 696 हैं। तो राज्य में कुल प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कितनी हैं? वो हैं 696। अब बात होगी पशुपालन और डेयरी की। ये वाला लाइन जो है, पशुपालन और डेयरी नामक जो टॉपिक है, जो बिंदु है, जो नाम लेसन है, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे भारी भरकम डाटा आपको मिलने वाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए राज्य में कुल पशुधन, जैसे कुक्कुट, कुत्ते, हाथी, खरगोश आदि को छोड़कर राज्य में पशुधन कितने हैं? तो इतने पशुधन हैं। राज्य में कुल गोवंशीय पशुधन, ये आप डाटा देखिए। राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन, आप ये डाटा देखिए। सब डाटा आपको नहीं आता है, ये डाटा नहीं आता है। राज्य में कुल भेड़ों की संख्या, आप देखिए भेड़ों की संख्या कहाँ आता है। अगर आने के चांस हो सकते हैं कि 0.0001% या और जीरो लगा लीजिए तब 1% हो सकता है, आने के चांस है। पूरी तरह से हम लोग मना नहीं कर सकते कि नहीं आएगा ही नहीं। आने के चांसेस इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि अगर ये है, कितना है, 1 मिनट इसको इधर कर दीजिए। तो अगर हम लोग बात करें, ये 2 पॉइंट्स को लेते हैं, इसको नीचे वाले को, तो कैसे आ सकता है? देखिए, ये राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन कितने हैं? तो राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन 8,66,318 है। कितना है? 8,66,318। जबकि राज्य में कुल भेड़ कितने हैं? 2,84,615। तो प्रश्न डाटा बेस पे नहीं बन सकता है, लेकिन इतना बन सकता है कि राज्य में जो कुल भेड़ हैं, राज्य में
जो कुल भेड़ हैं उनसे अधिक है राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन। तो ये ठीक है, क्योंकि भेड़ों की संख्या सिर्फ 2 लाख है और महिष वंशीय पशुधन की संख्या 8 लाख है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 8 लाख या 2 लाख, ये डाटा आप याद रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं तो। इस तरह के जवाब देने के लिए अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आए, जैसे पहला पॉइंट लीजिए ये वाला कि राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन से कम है राज्य में कुल भेड़ों की संख्या। राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन से कम है राज्य में कुल भेड़ों की संख्या। तो ये ठीक है, सही है। जैसे 4 लाइन आपके सामने आते हैं, 4 तथ्य आते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तथ्य सही है। तो अगर इस तरह का तथ्य आपके सामने दे दिया जाए कि राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन की अपेक्षा जो राज्य में कुल भेड़ है वो कम है, तो ये लाइन सही हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, यहाँ पे ये काम दे सकता है, लेकिन डाटा जिस तरह से दिया गया है उस तरह से नहीं आएगा कि राज्य में कुल भेड़ों की संख्या कितनी है और एक ऑप्शन दे दिया है 2,84,615 और बाकी के डाटा और कुछ 2 लाख 4 लाख 6 लाख ऐसे दे दे। तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्नों का जवाब देना है, जैसे अभी बताया जा रहा है कि राज्य में कुल महिष वंशीय पशुधन की अपेक्षा राज्य में कुल भेड़ों की संख्या कम है, अगर इस तरह के प्रश्नों के जवाब अभी देना है तो अब सिर्फ स्टार्टिंग के डाटा याद करिए। जैसे ये 46 लाख याद कर लीजिए, 18 लाख याद कर लीजिए, यहाँ पे 8 लाख, 2 लाख, और ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलिए। राज्य में कुल बकरा और बकरियां 13 लाख हैं, इतना बस याद करिए। 13 लाख राज्य में कुल बकरा और बकरियां हैं। राज्य में कुल घोड़े, टट्टू, खच्चर एवं ऊँट की संख्या कितनी है, ये डाटा ये सब छोड़ते चलिए। राज्य में कुल पशु चिकित्सालय कितना है ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण हो सकता है और की अपेक्षा। जो ऊपर अभी 3-4 पॉइंट्स देखे हैं हम लोगों ने, उनकी अपेक्षा ये तो महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य में कुल पशु चिकित्सालय कितने हैं, तो राज्य में 330 पशु चिकित्सालय हैं। राज्य में कुल डी श्रेणी की पशु चिकित्सालय कितने हैं, तो वो 10 हैं। राज्य में कुल पशु सेवा केंद्र कितने हैं, तो 779 पशु सेवा केंद्र हैं। राज्य में कुल कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कितने हैं या उपकेंद्र, कुल मिला के 779 ये भी हैं। इसको ऊपर कर दीजिए। आगे है कि दूध एवं दूध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड के नाम से। उत्तराखंड में दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति किस नाम से की जाती है, आंचल ब्रांड के नाम से की जाती है। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई कहाँ पे, ऊधम सिंह नगर में। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना ऊधम सिंह नगर में की गई है। पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना कहाँ की गई है, पशु आहार निर्माणशाला मतलब पशु का आहार कहाँ पे बनाया जाता है, ऐसी फैक्ट्री कहाँ पे बनाई गई है, तो रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर जिले में बनाया गया है। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पर है, नैनीताल में। ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पर है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में अवस्थित है। कहाँ पे है, नैनीताल में है। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं में है, जो कि नैनीताल नामक जिले में स्थित है। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, ये पशु लोक में है, जो कि ऋषिकेश नामक जिले में अवस्थित है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थित है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये श्यामपुर में है, देहरादून जिले में स्थित है। केवल मादा पशु का ही जन्म हो, केवल मादा पशु का ही जन्म हो
इसके लिए देश का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन, देश का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। मार्च 2019 में श्यामपुर ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। ये चीज़ महत्वपूर्ण हो सकता है ये टॉपिक, क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है भी, लेकिन पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तराखंड के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये देश में पहला ऐसा सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन केंद्र है। तो केवल मादा पशु का ही जन्म हो, ऐसा ना हो कि बस गैया हो, क्या हो, गाय हो, बैल ना हो, इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो बैल जो हैं छोटे हैं, जब तक दूध पी सकते हैं तब तक उनको रखा जाता है, और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, और सड़कों पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाते हैं, और फिर उनके मरने से सड़ गल के वातावरण में, क्योंकि अभी गिद्ध वगैरह रह नहीं गए हैं, रह नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा अपघटक जो जीव हैं वो नहीं रह गए हैं कि उसको खा पी के ख़त्म कर दें, तुरंत वहाँ से हट जाए। क्या होगा कि वहाँ पे मरने के बाद बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ पे क्या वो बीमारी फैला सकते हैं, वहाँ के वातावरण को गंदा कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम अब रह नहीं गया है। आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि कृषि कार्य में बैलों का यूज़ किया जाता था, हल जुताई के लिए, खेत जुताई के लिए, लेकिन अब खेत की जुताई के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर और विभिन्न प्रकार की मशीनरीज आ गई हैं मार्केट में, तो उनसे ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब बैलों का काम रह नहीं गया है। अब चूँकि बैल पैदा हो जाते हैं, तो जब तक बछड़े हैं, जब तक गैया का दूध पीते हैं उनसे, तब तक तो उनको रखा जाता है, बाकी बड़े हो जाते हैं तो उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वो जाकर मर जाते हैं। तो इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मादा पशु का ही जन्म हो, गाय हो, ठीक, मान लीजिए बकरा बकरी में कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें जो गाय बैल या भैंस और भैंसा होते हैं ना, तो इनमें ज़्यादातर प्रयास किया जाएगा कि भैंस ही हो, और इधर क्या हो, गाय हो, बैल ना हो, उधर भैंसा ना हो, भैंस ही हो। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये प्रयास किया जाएगा कि केवल मादा पशु का ही जन्म हो। इसके लिए देश का पहला, ये देश का पहला है, क्या है, देश का पहला है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर अधिक चर्चा कर लिया, ताकि थोड़ा सा रुक के इस पर चर्चा कर लेंगे तो ये सामने पड़ा रहेगा, तो दिमाग में बैठ जाएगा थोड़ा सा, तो पता चलेगा कि हाँ इस पर थोड़ा सा अधिक चर्चा हुआ था। जिस पे थोड़ा सा अधिक चर्चा हो जाएगा तो आप देखिएगा कि आपके दिमाग में बैठा रहेगा, इसलिए इस पर अधिक चर्चा हो गया। अधिक चर्चा इसलिए हो गया क्योंकि देश का ये पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण काफ़ी है। तो ये केवल मादा पशु का ही जन्म हो, इसके लिए देश का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ, ऋषिकेश में। गंगा गाय महिला डेयरी योजना शुरू की गई। गंगा गाय महिला डेयरी योजना, गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई थी, 2014-15 में। तो आपसे इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से है, किससे है, तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में 2014-15 में ये चलाया गया था। अब चूँकि अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ज़्यादातर चीज़ें यही सोचेंगे कि हाँ ठीक है उत्तराखंड की है। जैसे अगर पूछ लिया गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना या डेयरी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो चूँकि आप उत्तराखंड का परीक्षा दे रहे होंगे तो ज़्यादातर चांसेस यही रहेगा कि उत्तराखंड ही सही हो। लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार पीसीएस का, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हों और ये चीज़ आपको ना पता हो ये कहाँ से संबंधित है ये योजना, तो पूछा जाए अगर कि गंगा गाय महिला योजना या गंगा गाय महिला डेयरी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश की होगी। कहाँ की होगी, उत्तर प्रदेश की। यदि आप उत्तराखंड की परीक्षा दे रहे हों तो आपके दिमाग में ऐसा चलेगा कि शायद ये उत्तराखंड की परियोजना हो। लेकिन आप याद रखिए, आप कहीं के भी एग्ज़ाम दे रहे हों, लेकिन आप याद रखिए कि ये उत्तराखंड की परियोजना है, 2014-15 में लागू की गई थी, लाई गई थी। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम बना था कब, 2007 में। तो उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 में बना था। राज्य में सरकारी रेशम प्रक्षेत्र या फार्म को हिंदी में कहा जा रहा है प्रक्षेत्र,
तो अब फार्म याद रखिए कि राज्य में सरकारी रेशम फार्म कितने हैं, वो 72 है। राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार कौन सा है, तो मलबरी है, टसर, मूंगा और एरी। ये क्या है, ये क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी नहीं, इनका प्रकार है। किसका, रेशम के प्रकार हैं। तो राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2004-05 में। तो राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 2004-05 में शुरू किया गया था। राज्य में कुल पशु चिकित्सालय 330 हैं। हमने देखा राज्य में कुल डी श्रेणी पशु चिकित्सालय, ये दोबारा हम लोगों के पास ये वाला पेज आ गया है। राज्य में कुल पशु प्रजनन फार्म कितने हैं, 4 हैं। राज्य में पशु प्रजनन फार्म, राज्य में कुल पशु प्रजनन फार्म कितने हैं, 4 हैं। प्रदेश में कुल 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ व 10 दुग्धशालाएं हैं, जबकि दुग्ध अवशीतन केंद्र कितने हैं, 45 है। दुग्ध अवशीतन केंद्र 45 है। तो ये तीनों डाटा आप याद रखेंगे कि राज्य में कुल 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की संख्या कितनी है, 11 है। दुग्धशालाओं की संख्या कितनी है, 10 है। दुग्ध अवशीतन केंद्र कितने हैं, 45। तो 11 दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ हैं, 10 दुग्धशालाएं हैं और 45 दुग्ध अवशीतन केंद्र हैं। एक बार फिर से, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की संख्या 11 है, दुग्धशालाओं की संख्या 10 है, दुग्ध अवशीतन केंद्र की संख्या 45 है। राज्य में गठित कुल दुग्ध समितियां कितनी हैं, तो 2502 दुग्ध समितियां हैं। अब बात करें राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद एक बार पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद एक बार पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया 2015 को। तो एक बार तो 2001 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था, दूसरी बार 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया उत्तराखंड राज्य के लिए। राज्य में कुल पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है, तो 327 पर्यटन स्थल हैं। राज्य में कुल रैन बसेरा कितनी है, 33 है। रैन बसेरा 33 है उत्तराखंड राज्य में। राज्य में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के पर्यटन आवास गृह कितने हैं, तो 363 हैं। राज्य में कुल धर्मशालाएं कितनी हैं, राज्य में कुल धर्मशालाएं कितनी हैं, तो 873 धर्मशाला हैं उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में 873 धर्मशाला हैं। राज्य में कुल होटल या लॉज या होम स्टे की बात करें तो ये 8225 हैं। ये वहाँ के मतलब अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो कुल होटल या लॉज या होम स्टे या रेस्टोरेंट या ओयो कुछ भी बात कर लें तो उनकी संख्या कितनी है, तो 8225 लगभग हैं। VCS गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी कितने हैं, 6833। धार्मिक या चार धाम धार्मिक पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है, डाटा देख लीजिए, ये काफ़ी डाटा है, 46,31,033, ठीक, जिसमें से 46,29,693 भारतीय हैं, 1,310 विदेशी हैं। राष्ट्रीय उद्योगों में आए पर्यटकों की कुल संख्या, ये दोनों डाटा छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। 2014-15 से चार धाम यात्रियों हेतु शुरू क्या किया गया, तो बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू किया गया। तो 2014-15 से ये शुरू किया गया था। चार धाम यात्रियों के लिए क्या शुरू किया गया है, बायोमेट्रिक पंजीकरण। कब से, 2014-15 से शुरू किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रियों हेतु शुरू किया गया है क्या, बायोमेट्रिक पंजीकरण। राज्य में प्रथम
पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? 26 अप्रैल 2001 को प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। बात करें राज्य में नई पर्यटन नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी कब? मार्च 2023 को। तो मार्च 2023 को नई पर्यटन नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। राज्य के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? ये चीज़ महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, ये चीज़ महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य की कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 26.87%। ये कृषि से बहुत अधिक है। हमने देखा था 12-13% लोग कम से कम कृषि कर रहे हैं, वो भी जो मजदूर हैं उनको भी शामिल करके, जो मजदूर हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए तो सिर्फ 12-13% लोग कृषि कर रहे हैं, क्योंकि कृषि योग्य भूमि भी केवल 10-12-15% के आसपास ही है। तो राज्य में कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 26% है। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आप इस प्रश्न का जवाब कोई भी आसानी से दे सकता है। अगर इस तरह के प्रश्न हैं आपके सामने कि उत्तराखंड राज्य में कृषि की अपेक्षा पर्यटन उद्योग अधिक है, राज्य में कृषि की अपेक्षा पर्यटन उद्योग की प्रतिशत मात्रा अधिक है, तो आप कहेंगे ठीक है, पर्यटन क्षेत्र की पर्यटन उद्योग की प्रतिशतता अधिक है कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता के अपेक्षा करें। तो बात करें राज्य में कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितने हैं? कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 26.87% है, जो कि भारी भरकम योगदान है। राष्ट्रीय स्तर की होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है देहरादून में। देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है। बात करें तो पर्यटन में जनसहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से चालू की जा रही है या चलाई जा रही है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार स्वरोजगार योजना। तो किस लिए? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। एक बार और इस योजना को पढ़िए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार स्वरोजगार योजना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है कब से? 1 जून 2002 से। किस लिए? पर्यटन में सहभागिता को बढ़ाने के लिए, जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए। तो पर्यटन में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए योजना चलाई जा रही है। पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, पूर्व नाम मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना। अच्छा, इसका पहले जो नाम था मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना, इसका नाम था। ये योजना कब शुरू की गई? तो 25 सितंबर सन 2014 को शुरू की गई है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाल, ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ उत्तराखंड का है, क्योंकि उत्तराखंड में ही गढ़वाल है, तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अगर आप उत्तराखंड के नहीं हैं, इधर उधर के हैं, आप कहीं और के हैं, तो क्या होगा कि जैसे हमने बताया कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि यूपी उत्तर प्रदेश का योजना है। उत्तर प्रदेश का इसलिए भी लगेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम का एक जंक्शन भी है उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। तो ऐसा लगेगा कि उन्हीं के नाम पे है, तो यहीं का होगा, उत्तर प्रदेश का ही होगा। तो इस भ्रम में नहीं पड़ना है, इस बात को याद रखें। जो योजनाएं हैं कम से कम इसलिए भी हम लोग याद रखें कि हमें कम से कम ये पता रहे कि ये उत्तराखंड से संबंधित है। दूसरा, ये योजना किस चीज़ से संबंधित है, किस मुद्दे से रिलेटेड है ये योजना, उसको भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे। तो पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना प्रारंभ की गई थी 25 सितंबर 2014 को। ये उत्तराखंड की एक परियोजना है। इसका पुराना नाम क्या है? बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना पुराना नाम है इसका। आगे बात करें तो राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन हेतु हेली दर्शन योजना शुरू की गई थी। तो हेली दर्शन योजना, क्या नाम है इसका? हेली दर्शन योजना, हेली दर्शन सेवा, क्या नाम है इसका? इसका सेवा का हेली दर्शन सेवा। हेली दर्शन सेवा किस राज्य के है? उत्तराखंड राज्य का है। तो हेली दर्शन सेवा किस लिए शुरू किया गया? तो हेलीकॉप्टर से हिमालय का दर्शन करने के लिए। तो ये कब से शुरू है? ये 2015 से शुरू है। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। फिर उसके बाद राजाजी और फूलों की घाटी,
ये क्रमशः हैं कार्बेट, राजाजी और फूलों की घाटी। किस चीज़ के लिए? पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान। पीपीपी पीपीपी मोड में पीपीपी मोड में ठूलीगाड पीपी मोड में ठूलीगाड से पूर्णगिरी मोड में ठूलीगाड से पूर्णगिरी, खरसाली से यमुनोत्री व पुरुकुल से मंसूरी के बीच बनाया जा रहा है क्या? रोप वे बनाया जा रहा है, रज्जू मार्ग बनाया जा रहा है। जो रस्सी मतलब दो पहाड़ी है, इस पार से उस पार जाना है तो आप रस्सी जो होता है उसमें यहाँ से उस साइड तक रस्सी बना होता है। रस्सी क्या वो कुछ धातु का बना हुआ होता होगा, तो उसमें एक बैग सा बना होता है, एक बैग बना होता है, एक थैला सा बना हुआ होता है बड़ा सा, उसी में बैठ कर के आप इस साइड से उस साइड चले जाएंगे। रोप वे होता है, रस्सी के मार्ग से वो एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको रोप वे कहते हैं या रज्जू मार्ग भी कहते हैं। तो वो बनाया जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? पीपीपी मोड में। कहाँ से कहाँ तक? आप इसको साफ कर लें फिर समझ में आएगा। बनाया जा रहा है कहाँ से? ठूलीगाड से पूर्णागिरी तक। ये कितना किलोमीटर है? ये 903 किलोमीटर है। इसके बाद खरसाली से यमुनोत्री तक ये 3.38 किलोमीटर लंबा होगा। उसके बाद पुरुकुल से मंसूरी तक ये 5 किलोमीटर लंबा होगा। ये रोपवे, तो ये रोपवे बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये ऋषिकेश में किया गया था। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्यों उत्तराखंड में हुआ है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय है, तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश में किया गया था। कहाँ पे? ऋषिकेश में। एक बार और पढ़ लीजिए, जिला याद रखिए, ऋषिकेश में हुआ था। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश में किया गया था। इस डेट को भी याद रखेंगे कि 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में हुआ था। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में कब से कब तक हुआ था? तो 1 से 7 मार्च तक हुआ था। अब बात करें प्रदेश में बेनीताल जो कि चमोली में है और तालुका जो कि नैनीताल में है, विकसित किया जा रहा है। राज्य में बेनीताल तालुका को विकसित किया जा रहा है एस्टो विलेज के रूप में। एस्टो विलेज के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। राजकीय उद्यान चौबटिया, राजकीय उद्यान चौबटिया, राजकीय उद्यान रामगढ़, राजकीय उद्यान धनोल्टी, राजकीय उद्यान खिरसू विकासाधीन है। तो किसके विकासाधीन है? तो हार्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में, हार्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में इनको बनाया जा रहा है, इनका निर्माण किया जा रहा है या इनका विकास किया जा रहा है। तो हार्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में किनको बनाया जा रहा है या किसका विकास किया जा रहा है? तो राजकीय उद्यान चौखटिया का, राजकीय उद्यान रामगढ़ का, राजकीय उद्यान धनोल्टी का, राजकीय उद्यान खिरसू का क्या किया जा रहा है? हॉर्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। राज्य में 2004-05 से संचालित इको टूरिज्म योजना में विकासाधीन है 41 इको टूरिज्म प्लेस, मतलब 14 इको टूरिज्म प्लेस, 14 इको टूरिज्म प्लेस राज्य में 2004-05 से संचालित इको टूरिज्म योजना में विकासाधीन है। तो आपसे पूछा जाए राज्य में 2004-05 से संचालित 2004-05 से संचालित इको टूरिज्म योजना में विकासाधीन है कितने परियोजना, कितने प्लेस? 14 इको टूरिज्म प्लेस, 14 इको टूरिज्म प्लेस क्या है? विकासाधीन है। इसको छोड़ सकते हैं लेकिन हाँ चलिए फिर भी लेके चलते हैं, चूँकि है हमारे स्लाइड में। तो धारा व अंबर,
इको पार्क, धारा और अंबर इको पार्क, देहरादून जू और हर्बल गार्डन, जीबी पंत हाई अल्टीट्यूड जू, जीबी पंत हाई अल्टीट्यूड जू, हिमालय बोटेनिकल, हिमालय बोटेनिकल गार्डन, हिमालय बोटेनिकल गार्डन, कार्बेट प्रताप, बराती राव, क्या बराती राव, कार्बेट म्यूजियम, कार्बेट म्यूजियम, संजय वन, संजय वन, सीमतोला इको पार्क, सीमतोला इको पार्क, धनोल्टी इको पार्क, क्या है धनोल्टी इको पार्क। एक मिनट, सॉरी, एक चीज़ है कि ये इसके आगे का जो है वो पेज स्किप है, इसके आगे का पेज यहाँ पे लाया नहीं जा चुका है, तो इसको आप स्किप करिए, अपनी पुस्तक में देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं, इसलिए पहले ही हमने कह दिया था कि इसको स्किप करें। शायद हमारा विचार रहा हो कि इसको हम वहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसके आगे का पेज यहाँ पे नहीं लगा पाए, लेकिन इसको लगा दिए भूल चूक से। हमको इसको इस पेज को छोड़ना ही था क्योंकि ये पेज आया है तभी हम बोल दिए कि इसको स्किप करना है। अब चूँकि आ गया तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दिए थे, लेकिन इसके आगे का पेज हमने लगाया ही नहीं है यहाँ पे, तो छोड़िए चलते हैं आगे। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया परिषद देहरादून में, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क, ठीक है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास कहाँ पे किया जा रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में इसका विकास किया जा रहा है। यह योजना जिसमें प्रत्येक जिले एक एक पर्यटन स्थल का थीम आधारित विकास किया जा रहा है, वह योजना जिसमें प्रत्येक जिले के, वह योजना जिसमें प्रत्येक जिले के एक एक पर्यटन स्थल का थीम आधारित विकास किया जा रहा है। तो 14 जिले 13 स्थल योजना, 14 जिले मतलब 13 जिले 13 स्थल योजना, सॉरी 14 नहीं 13, 13 जिले 13 स्थल योजना। नवग्रह सर्किट के केंद्र के थीम पर, नवग्रह सर्किट के केंद्र के थीम पर कटारमल सूर्य मंदिर का विकास अल्मोड़ा में किया जा रहा है। तो नवग्रह सर्किट के केंद्र के थीम पर कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण या विकास का अल्मोड़ा में हो रहा है। हिमालय दर्शन की थीम पर मुक्तेश्वर का विकास नैनीताल में हो रहा है। तो हिमालय दर्शन की थीम पर, उसके थीम पर मुक्तेश्वर का विकास हो रहा है, कहाँ पे, नैनीताल में। आगे बात करें तो नौका विहार एवं पिकनिक स्पॉट थीम पर सतपुली व खैरा सैंड झील का विकास कहाँ पे है, पौड़ी में हो रहा है। पुरातत्व व महाभारत सर्किट थीम पर लाखा मंडल का विकास कहाँ हो रहा है, देहरादून में हो रहा है। देवी के 52 शक्तिपीठ थीम पर 52 शक्तिपीठ का विकास कहाँ हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है। पर्यटन व ट्रेनिंग थीम पर मोरी हर की दून व जखोल का विकास कहाँ पे, उत्तरकाशी में हो रहा है। ठीक, आगे बात करें तो वाटर स्पोर्ट्स थीम पर टिहरी झील का विकास कहाँ हो रहा है, टिहरी में। नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरबटिया का विकास कहाँ, कौन सी, चिरबटिया, चिरबटिया का विकास रुद्रप्रयाग में हो रहा है। ये जो 3 4 5 6 जो थीम के आधार पे विकास किया जा रहा है, थीम के आधार पे जो विकास किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आप। तो नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरबटिया का विकास रुद्रप्रयाग में किया जा रहा है। आगे बढ़े तो जल क्रीड़ा व होली डे थीम पर द्रोड़ सागर और हरिपुरा और मतलब बौर जलाशय का विकास कहाँ पे, ऊधम सिंह नगर में किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र थीम पर पाटी देवी धुरा का विकास कहाँ पे हो रहा है, चंपावत में। तो पाटी देवी धुरा का विकास कहाँ पे हो रहा है, चंपावत में, और किसके थीम पे, पर्यटन क्षेत्र की थीम पर हो रहा है। राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, राज्य के 4 धाम जो हैं ऊंचाई के बढ़ते क्रम में 3047,
3133, 3185, 3581 बढ़ते क्रम में। सबसे कम इस गंगोत्री का है, फिर बद्रीनाथ का, तो बढ़ते क्रम में है। पहले सबसे कम वाला होगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ऐसे होगा। तो राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है और केदारनाथ है। तो ये चारों धाम है जो कि ऊंचाई में बढ़ते क्रम में हैं। सबसे ऊंचाई अधिक किसका है, मतलब सबसे कम ऊंचाई गंगोत्री की है, सब उससे कम बद्रीनाथ की है, उससे कम यमुनोत्री की है और उससे भी कम क्या है, ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में 347 से तो बढ़ते क्रम में है, तो सबसे कम गंगोत्री का है, सबसे कम गंगोत्री का है, फिर उससे अधिक होगा क्योंकि बढ़ते क्रम में है। तो पहले तो सबसे कम होगा, तो सबसे कम ऊंचाई गंगोत्री की है, उससे थोड़ी सी अधिक थोड़ी अधिक ऊंचाई जो है बद्रीनाथ की है, बद्रीनाथ से भी अधिक ऊंचाई यमुनोत्री की है, यमुनोत्री से भी अधिक ऊंचाई केदारनाथ की है। तो ये राज्य के चारों धाम है बढ़ते क्रम में ऊंचाई के दृष्टिकोण से। राज्य के चारों धाम हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में, हरिद्वार से इनकी दूरी कितना है, हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से इन चारों धामों की दूरी कितनी है, तो इनके बढ़ते क्रम में पहले तो यमुनोत्री है, फिर केदारनाथ है, फिर गंगोत्री है और बद्रीनाथ है। जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री का दूरी यमुनोत्री की दूरी जो है हरिद्वार से 237 किलोमीटर है। कितना है, 237 किलोमीटर है। हरिद्वार और केदारनाथ के बीच की दूरी 251 किलोमीटर है। गंगोत्री और हरिद्वार के बीच की दूरी 283 किलोमीटर है। बद्रीनाथ और हरिद्वार के बीच की दूरी 222 किलोमीटर है। आदि गुरु की तपस्थली आदि गुरु की तपस्थली नरसिंह मंदिर और वासुदेव मंदिर स्थित है। कहाँ पे, जोशी मठ में। तो यहाँ पे आदि गुरु की तपस्थली नरसिंह मंदिर और वासुदेव मंदिर स्थित है। कहाँ पे, जोशी मठ में स्थित है। जोशी मठ से औली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू कब किया गया, अक्टूबर 1993 में एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है ये। कहाँ पे, औली हेतु जोशी मठ से औली के लिए, जोशी मठ से औली के लिए जाने के लिए। जोशी मठ से औली की सड़क मार्ग व रोपवे से दूरी कितना है, ये डाटा आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। औली में शीतकालीन खेलों हेतु ढाल युक्त मैदान का आकार कितना है, ये भी डाटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, देख लीजिए आपके सामने है। फिर भी औली में पर्यटकों और खिलाड़ियों को ठहरने हेतु बनाए गए हैं वातानुकूलित हनीमून हट बनाया गया है। औली में पर्यटकों और खिलाड़ियों को ठहरने के लिए बनाए गए हैं वातानुकूलित हनीमून हट। औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है, तो 1987 से। 1987 से स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है औली में। कहाँ पे, औली में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कीइंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे, औली में हो रहा है, तो स्कीइंग महोत्सव का आयोजन औली में किया जाता है 1987 से। अंजनी व हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, औली में। अंजनी और हनुमान जी का मंदिर औली में है। वंशी नारायण मंदिर कहाँ पे, उर्गम घाटी चमोली में है। वंशी नारायण मंदिर चमोली में स्थित है। नंदा देवी मंदिर कहाँ पे है, ये नंदा देवी मंदिर या राज राजेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। तो नंदा देवी मंदिर कहाँ पे है, कुरुड़ में है, कुरुड़ जो कि चमोली जिला में है। तो यहाँ पे नंदा देवी मंदिर स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की थी जोशी मठ में। पूर्णागिरि पीठ की स्थापना जोशी मठ में की थी। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार पांचों पांडवों का जन्म व यज्ञोपवीत संस्कार कहाँ हुआ था, पांडुकेश्वर जो कि चमोली जिला में है, यहाँ पे हुआ था। जय व विजय नामक पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो पांडुकेश्वर में ही स्थित है, चमोली जिला में। तो जय विजय नामक पर्वत यहाँ पे स्थित हैं। नर व नारायण नामक पर्वत के मध्य बद्रीनाथ धाम है, लेकिन बद्री विशाल है नारायण पर्वत की तलहटी में।
बात करें नर व नारायण पर्वत को माना जाता है अर्जुन व विष्णु का स्वरूप माना जाता है, नर और नारायण पर्वत को। शंभु व निशंभु नामक पर्वत कहाँ पे है? नीलकंठ पौड़ी जिला में शंभु और निशंभु पर्वत अवस्थित है। लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणागिरी या ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत अल्मोड़ा में है, जबकि दूसरा कहाँ पे है? नीति और चमोली में स्थित है। व्यासी घाटी पौड़ी में है, व्यास घाटी पिथौरागढ़ में है, जबकि ब्यासी देहरादून में है। तीन चीज़ें हैं, एक तो व्यासी है, एक ब्यास है, व्यासी, ब्यास और ब्यासी। तो व्यासी घाटी पौड़ी में है, व्यास घाटी पिथौरागढ़ में है और ब्यासी जो है वो देहरादून में है। राज्य में एक गरुड़ चट्टी केदारनाथ के पास है, जबकि दूसरा ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के निकट पौड़ी में है। 7 पहाड़ियों से घिरा वह सिख तीर्थस्थल जिसे हिंदुओं के लोकपाल या दंड पुष्पकरणी तीर्थ का भी गौरव प्राप्त है, तो वो हेमकुंड स्वर्णकुंड साहिब चमोली में है। नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड कौन सा है? तो रूप कुंड ये नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध है। गंगोत्री व यमुनोत्री, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट वैशाख शुक्ल तृतीय को खुलते हैं, जबकि बंद कब होते हैं? भैया दूज को ये बंद हो जाते हैं। शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन खरसाली में होते हैं, जबकि गंगोत्री माता के दर्शन मुखवा गांव उत्तरकाशी में होते हैं। बद्री विशाल माता मूर्ति व भूमियाल घंटाकड़ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये माड़ा गांव के पास में ये मंदिर स्थित है। बात करें बद्री विशाल मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो शंकुधारी शैली में निर्मित है। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं नरसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्थमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं कब? किसमें? योग ध्यान बद्री में। किसमें? योग ध्यान बद्री में। बद्रीनाथ महानिर्माण योजना के लिए बजट प्रस्तावित किए गए हैं, इतना 424 करोड़ रुपए। पंचबदरी की बात करें, मतलब 5 बदरी की बात हो रही है, तो पंचबदरी में एक तो है बद्रीनाथ, वृद्ध बदरी, ये योग ध्यान बदरी, आदि बदरी, भविष्य बदरी, सभी चमोली ज़िले में है। तो जो 5 बदरी हैं, 5 बदरी सभी के सभी चमोली ज़िले में हैं। वो कौन कौन से बदरी हैं? तो बद्रीनाथ है, वृद्ध बदरी है, योग ध्यान बदरी है, आदि बदरी है, भविष्य बदरी है। तो ये पंच बदरी हैं आपके सामने। सप्त बदरी में उपरोक्त पंच बदरी के अलावा सम्मिलित हैं। अगर सप्त बदरी की बात करें तो ऊपर के सभी होंगे, इसके अलावा जोशीमठ के नरसिंह बदरी व उर्गम घाटी के ध्यान बदरी को शामिल कर लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? सप्त बदरी हो जाएंगे। पंच केदार की बात होगी अब, तो केदारनाथ है, मद महेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर या कल्पनाथ चमोली में है। तो ये पंच केदार हैं। ये क्या है? पंच केदार हैं। बद्रीनाथ में सप्तकुंड के निकट क्या है? आदि केदार है। बद्रीनाथ में सप्तकुंड के निकट स्थित है आदि केदार। शीतकाल में केदार भवन व मधेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखी मठ, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान के दर्शन मक्कू मठ में, रुद्रनाथ के गोपेश्वर मंदिर में, जबकि कल्पेश्वर नाथ का पट वर्ष भर खुला रहता है।
पंच केदार में केदारनाथ को प्रथम, मद महेश्वरनाथ को द्वितीय, तुंगनाथ को तृतीय, रुद्रनाथ को चतुर्थ तथा कल्पेश्वरनाथ को पंचम केदार माना जाता है। केदारनाथ में शिव के पृष्ठभाग की, मद महेश्वर में मध्य भाग की, तुंगनाथ में भुजा की और रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, जबकि कल्पेश्वरनाथ में जटा की पूजा होती है। पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है रुद्रनाथ। पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है रुद्रनाथ। केदार भगवान का पट प्रायः बंद होता है दीपावली के तीसरे दिन भैया दूज को। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए गठित किया गया है श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया गया है। राजनीति में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपस्या की थी केदारनाथ के निकट गरुड़ चट्टी में। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार है रुद्रनाथ। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार जो है वो रुद्रनाथ है। शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध क्या है? त्रिगुजी नारायण। ये रुद्रप्रयाग में है। ये शिव पार्वती के विवाह के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ में पौराणिक पवित्र पंचकुंड है। तेजस मतलब रेतस, हंस, उदक, अमृत और हवन कुंड। तो ये केदारनाथ में पौराणिक पवित्र पंचकुंड है। पौराणिक पवित्र पंचकुंड है। पंचकुंड कौन कौन से हैं? पहला रेतस, दूसरा हंस, तीसरा उदक, चौथा अमृत और पांचवा हवन कुंड। तो ये पवित्र पंचकुंड हैं। पंचगंगा की बात करें, गंगा भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली और यमुना। पंचप्रयाग की बात करें तो विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग हैं। पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग हैं? पंचप्रयाग में एक तो विष्णुप्रयाग है, एक तो कर्णप्रयाग है, एक तो है नंदप्रयाग, एक तो है देवप्रयाग, एक तो है रुद्रप्रयाग। 1 2 3 4 5 हो गया। पंचप्रयाग में विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग है। पंचधारा की बात करें तो पंचधारा में क्या है? प्रहलाद धारा। पंचधारा में प्रहलाद धारा, कूर्म धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और इंदु धारा शामिल हैं। ये पंचधारा में शामिल होते हैं। पंचधारा हो गया। पंचशिला की बात करें तो पंचशिला में नारद शिला, वराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला और नरसिंह शिला ये सभी शामिल होते हैं। सभी बद्रीनाथ में स्थित है। तो पंचशिला के अंतर्गत ये सभी आते हैं। सरस्वती नदी पर भीमपुल व भीमशिला व रावण शिला है। ये कहाँ है? चमोली जिला में। तो सरस्वती नदी पर भीमपुल है, भीमशिला है, रावण शिला भी है। तो कुल मिला के सभी ये जो है वो चमोली जिले में स्थित हैं। सिल्ला शिला, चंद्र और रावण शिला स्थित कहाँ है? ये तीनों रुद्रप्रयाग में हैं। दिव्यशिला 2013 की आपदा में मंदिर के पीछे प्रकट हुई। भैरवशिला व भृगुशिला कहाँ पे है? ये केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में है। कालशिला, प्रेतशिला, नारदशिला रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। महाशिला, महापंथ ये केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है। केदारनाथ के अलावा एक और दिव्यशिला कहाँ है? यमुनोत्री में। तो आप ये सब जो पॉइंट्स है अभी इस समय जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, मतलब हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए एक लाइन में इसको हम लोग पढ़ के निकल जा रहे हैं। बस ये रहे कि दिमाग में एक छोटा सा मतलब सारांश बसा रहे दिमाग में, मतलब अगर आए
थोड़ा सा कहीं से दिमाग में आए तो टक से करके दिमाग में वो घूम जाए कि हाँ ये चीज़ तो हमने पढ़ा है उत्तराखंड के संदर्भ में। तो इसलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ते हुए चल रहे हैं। हालांकि उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं होने के भ्रम में हम लोग इसको छोड़ भी नहीं देंगे, क्योंकि गैर महत्वपूर्ण भी उतना नहीं है। भागीरथ शिला स्थित है कहाँ पे? गंगोत्री में। रण, बाराही, भीमशिला, कुर्मशिला और फटक शिला कहाँ पे स्थित है? ये सभी चंपावत में स्थित है। नारसिंही शिला कहाँ पर है? ये देवप्रयाग में स्थित है नारसिंही शिला। रक्तवन, सुंदरवन व नंदन वन कहाँ पे स्थित है? तपोवन के निकट गोमुख में स्थित हैं। पंचकुंड कौन कौन से हैं? तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड एवं मानुषी कुंड। तो ये कुंड हैं। कौन कौन से कुंड हैं? तप्त कुंड है, नारद कुंड, फिर से तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। ये पंचकुंड के अंतर्गत आते हैं। व्यास एक, गणेश एक, व्यास प्रथम, गणेश प्रथम और मुचकुंड गुफाएं कहाँ पे स्थित है? माड़ा गांव के पास चमोली में ये सब स्थित है। स्कंद, गरुड़, राम गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ये बद्रीनाथ के पास चमोली में स्थित हैं। बात करें गरुड़ चट्टी, भीम, ब्रह्म व रुद्र आदि गुफाएं केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग में है। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग के पास है। रुद्रप्रयाग के पास कोटेश्वर महादेव गुफा है। भीम, पांडव, मातंग, श्रृंगी गुफाएं, मातंग व श्रृंगी गुफाएं कहाँ पे हैं? ये उत्तरकाशी जिले में ये गुफाएं अवस्थित हैं। विश्वनाथ या वशिष्ठ, शंकर व हनुमान की गुफाएं कहाँ है? ये टिहरी जिले में हैं। ये जो गुफाएं हैं ये भी हल्का फुल्का महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। गणेश द्वितीय, झिलमिल गुफाएं, भैरव गुफा, गोरखनाथ गुफा, ये सभी गुफाएं कहाँ पे हैं? पौड़ी में हैं। द्रोड़ गुफा, डाकू की गुफा, ये देहरादून में है। अब बात करें मनीला व व्यास गुफा द्वितीय, पाताल भुवनेश्वर, भोलेश्वर, कोटेश्वर, सलेश्वर, मुक्तेश्वर, महेश्वर व डांडेश्वर गुफाएं। उसके अलावा छिपला केदार, घुनसेरा, सुमेरु, स्वधम गुफाएं ये कहाँ पे स्थित है? ये सभी गुफाएं पिथौरागढ़ में हैं। तो उपरोक्त जितनी गुफाएं आपको बताई जा रही हैं ये पिथौरागढ़ में है। इस पॉइंट से यहाँ तक की जो गुफाएं हैं ये सभी पिथौरागढ़ में स्थित हैं। गढ़नाथ व पांडुखोली गुफा ये अल्मोड़ा में है। गौरी मंदिर और जोगाबाड़ी गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ये बागेश्वर में स्थित हैं। गौरी कुंड के जल में डूबा हुआ एक शिवलिंग कहाँ है? गंगोत्री में है। चंदोमती माता मंदिर व नागड़ी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। भारत तिब्बत व्यापार हेतु खतरनाक गर्त गली मार्ग स्थित कहाँ पे है? लंका के पास उत्तरकाशी में ये मार्ग है। अब यहाँ पे हमारा जो इस वीडियो का यात्रा था यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हमारे पास स्लाइड नहीं है। आज हमने 1 घंटे से अधिक 1 घंटा 23 मिनट तक क्लास लिया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।